आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हमने करा दिया है, जिसमें हमने नेमिंग रिएक्शन जो होते हैं वो हमने कंप्लीट कराया था। उसके बाद हमने उसी वीडियो में कहा था कि क्या होता है जब इस पर भी आपको अभिक्रियाएं जो रिएक्शन होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने देखा कि लगभग बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया था कि क्या होता है जब पर जो रिएक्शन है ये जो इम्पोर्टेंट है केवल वही करा दीजिए। तो बिल्कुल आज का ये वीडियो हम उसी पर आपको कराने वाले हैं। एक एक ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्या होता है जब वाले जो रिएक्शन है उन्हीं को हम देखेंगे। तो एक आपसे मैं केवल रिक्वेस्ट करूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और एक एक प्रश्न को मैं बताता चलूंगा, आप उसी समय समझकर नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। देखिए क्या होता है जब वाले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 0 से हीरो लेवल तक का हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा बेसिक से हम चल रहे हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, आई थिंक यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। मतलब एथिल ब्रोमाइड को हम लेंगे और उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो सिंपल सी बात है कि एक एथिल एल्कोहल यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम रिएक्शन लिख रहे हैं। सिंपल सी बात है, एथिल एल्कोहल एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड को हमने ले लिया और इसको हम किससे, या एथिल ब्रोमाइड को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं CH3CH2 और Br, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एथिल ब्रोमाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 अब Br, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी 2 कार्बन है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन डायरेक्ट लिख दिया, Br है तो Br है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने इसलिए लिखा है जिससे आपको समझाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो एथिल ब्रोमाइड हमने ले लिया है, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराएंगे तो यहां से सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा कि देखिए यहां से आपको यहां से K निकलेगा और यहां से Br निकलेगा। तो सबसे पहली बात साइड प्रोडक्ट के रूप में यहां से निकल जाते हैं K और Br निकलते हैं, तो KBr, ये KBr सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद C2, यहाँ पे 2 कार्बन है और देखिए यहाँ से C2H4 बनता है। कैसे बनता है C2H4, तो देखिए यहाँ से 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन है और यहाँ पे देखेंगे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से केवल 1 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ से 1 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ से बस 1 हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये OH है, ये आपस में क्रिया कर लेते हैं, तो यहाँ पर H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं। मतलब रिएक्शन समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाने का प्रयास अभी करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए मैं यहाँ पे ये किया हूँ, सबसे पहली बार रिएक्शन कैसे हुआ है समझिएगा। यहाँ से केवल 1 हाइड्रोजन बाहर निकला है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 1 हाइड्रोजन बाहर निकला है, यहाँ से OH बाहर निकला है, तो 2 H है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो यही 2 हाइड्रोजन H2O, तो ये बाहर निकल गए। और उसके बाद यहाँ से Br निकला है, यहाँ से K निकला है, तो KBr, तो ये KBr साइड निकल गया। उसके बाद क्या बचा है, केवल यहाँ पे H2 ही ना, 2 ही हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो CH2, तो यहाँ पे CH2 और H4 हमने लिख दिया है। जैसे CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, मतलब CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है, तो या तो हम ऐसे लिख दे, या इसी को हम चाहे तो C, 2 कार्बन है तो C2 और 2 4 हाइड्रोजन है तो H4 भी तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, दोनों बात एक ही है।
एक कार्बन होता है तो एथ कहते हैं, दो कार्बन सॉरी एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन होता है तो एथ कहते हैं। तो इसका नाम क्या है, एथेन है, ठीक है ना, एथेन है। तो अदरवाइज मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी अब रिएक्शन ये। तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा है, देखिए आप इसको दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन कहा तो आप सिंपल सा क्वेश्चन को आप लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एथेन मिलता है। तो इतना आप लिख सकते हैं। एक बात मैं बता दे रहा हूं, ऐसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, उसके बाद ये रिएक्शन लिख देंगे तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे, या ओनली आप सिंपल से ये क्वेश्चन है तो ओनली ये रिएक्शन लिख देंगे तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। कोई भी टेंशन वाली बातें नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे आप लिखते हैं, कैसे भी लिखें आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे H2O है, KBr है, तो ये थोड़ा सा मैं पास लिख दे रहा हूँ, KBr प्लस H2O, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा अब आता है हमारा दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एथिल क्लोराइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एथिल क्लोराइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। क्या होता है जब एथिल क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म होता है तो चलिए हम देखते हैं जी। एथिल क्लोराइड कह रहा है तो सिंपल सा हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं। एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, एथिल क्लोराइड, तो हम इसको लिख सकते हैं C2H5 और Cl, तो एथिल क्लोराइड हो गया, या इसे ही हम क्लोरोएथेन के भी नाम से जानते हैं। तो ऐसे लिख दें, या तो आप ऐसे लिख दें, या कहीं कहीं पर इस तरीके से भी लिखा गया होगा तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। CH3 और CH2 और Cl, तो या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, दोनों बात एक ही है। दो कार्बन 5 हाइड्रोजन 3 2 5 हाइड्रोजन, Cl तो Cl, तो यही बात है। तो एथिल क्लोराइड है तो एथिल क्लोराइड को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH के साथ हम जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा कुछ नहीं होगा, यहाँ से C2H5 निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है ना। तो C2H5OH, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से C2H5 OH, ठीक है ना। तो एथिल एल्कोहल बनता है और यहाँ से सोडियम और क्लोरीन बचा है तो NaCl हो जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। रिएक्शन ज़्यादा या हार्ड नहीं है, तो आप सिंपल सा लिख लेंगे। ये क्या है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो जानते हैं। ये क्या है, एथिल एल्कोहल। तो आपको तो दो बातें पता चल गई। अंतिम बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यदि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा, या तो आप ऐसे रिएक्शन लिख दें तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे, या ओनली आपको क्या करना है, इसको हिंदी में बता देना है। पहले ऊपर लिख देंगे कि जब एथिल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इतना लिखने के बाद फिर से ये रिएक्शन लिख देंगे तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। इससे टेंशन वाली कोई भी बातें नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, थर्ड हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ यदि हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो सिंपल सा आयोडोबेंजीन को लेंगे और इसको कॉपर के साथ हम इसकी क्रिया कर देंगे। तो आयोडोबेंजीन का सूत्र क्या होता है,
सिंपल सा है, बेंजीन का सूत्र होता है C2H5, आइडो बेंजीन यहाँ पे कह रहा है ना C2H5I, ठीक है। तो ये आइडो हमारा बेंजीन हो जाएगा। आइडो बेंजीन को हम कॉपर के साथ क्रिया करा देंगे। तो याद रखेंगे आइडो बेंजीन का हम 2 मात्रा यहाँ पे ले देते हैं, ठीक है। तो एक और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं C2H5I, ठीक है। कॉपर के भी 2 अणु हमने यहाँ पे ले लिया और इसकी हम क्रिया करा देते हैं। या तो हम चाहते तो यहाँ पर भी 2 लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत वाली बातें नहीं थी, बट इस तरीके से हमने लिखा ना तो इससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से C2 ये इतना प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। कैसे इरेज करूँ भैया, ये देखिए ये इतना, ये वाला बैक सिस्टम इसमें नहीं है, क्लीन ब्रश आई थिंक जस्ट अ सेकेंड इंसर्ट, चलिए कोई नहीं जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, C6H5 है और नीचे भी C6H5 है, ये सबसे पहले बाहर निकलते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C6H5 और C6H5, यहाँ से ये बाहर निकल गए C6H5 C6H5। उसके बाद क्या बचा, 2 कॉपर बचा है और 2 आयोडीन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2CuI, कॉपर आयोडीन, ठीक है ना। तो 2 कॉपर 2 आयोडीन, तो 2 कॉपर 2 आयोडीन हो गया और यहाँ पे C6H5 C6H5। तो ये डाइफिनाइल भी हम इसे कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए 2 हम कह सकते हैं इसको क्या, इसका नाम है डाइफिनाइल। तो आप इतना बात याद रखेंगे कि जब आइडोबेंजीन की क्रिया कॉपर चूर्ण के साथ या कॉपर के साथ हम कराते हैं और उसको गर्म करते हैं तो हमें डाइफिनाइल का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या है, आइडोबेंजीन है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, अदरवाइज पता नहीं वीडियो साफ अच्छे से क्लीन वाइज बन रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट चौथा नंबर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि एथिल एल्कोहल, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एथिल एल्कोहल विभिन्न ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। सिंपल सा एथिल एल्कोहल है, जब ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। एथिल एल्कोहल का क्या सूत्र होता है जी, एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो एथिल एल्कोहल को हमने ले लिया, इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम इसकी क्रिया कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, H2SO4 के साथ हम क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब हम ऐसे क्रिया करेंगे तो क्या यहाँ से होगा, तो यहाँ से कुछ नहीं होता है। यहाँ से ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ से केवल यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से OH, तो H2 हो जाएगा ये O। तो H2O सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलता है, H2O, जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और यहाँ से OH, ठीक है। तो H2O बन के बाहर निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या बचा, पहले बचा C2H5 बचे, तो C2H5 हमने लिख दिया। उसके बाद ये तो बाहर निकल गया है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो एक तो इसके साथ बाहर निकल गया, बचा एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन हम लिखेंगे और फिर से SO4 बचा है तो SO4 हम लिख देंगे,
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा C2H5HSO4 बन गया। तो इसको हम क्या करते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, या एथिल बाइसल्फेट भी हम कहते हैं। तो अदरवाइज इसको याद रखेंगे। तो ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। तो जब हम एथिल एल्कोहल की क्रिया हम किससे कराते हैं जी, एथिल एल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है, ठीक है ना। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल्डिहाइड, नेक्स्ट हमारा आता है कि फॉर्मल्डिहाइड को फेहलीन विलियन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड हम ले लेंगे, सिंपल सी बात है। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब फॉर्मल्डिहाइड को हम किससे क्रिया करा देंगे, फेहलीन विलियन से। तो जैसे ही हम फेहलीन विलियन के साथ क्रिया कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड को ही हम फेहलीन विलियन कहते हैं, तो इसकी 2 मात्रा हम ले लेंगे। तो जब हम जो हमारा क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसको हम फेहलीन विलियन के साथ हम क्रिया कराते हैं, तो यहां से हमें सिंपल सा क्या मिल जाता है, यहां से हमें देखिए, यहां से हमें क्या मिलता है, जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 कॉपर यहाँ पे है तो Cu2, ठीक है। तो 2 कॉपर और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी तो है, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से 1 ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ के 1 ऑक्सीजन इसमें आ जाता है, तो HCOOH बन जाता है। मतलब ये हमारा 2 प्रोडक्ट बनता है। देखिए कैसे बना, पहले मैं रिएक्शन बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसके बाद हम इनका सभी को एक्सप्लेन थोड़ा सा हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है और जो फेहलीन विलियन के साथ क्रिया करता है, तो ये Cu2O बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, जिसे हम लाल अवक्षेप के भी नाम से जानते हैं, लाल अवक्षेप के भी नाम से जानते हैं। और ये HCOOH है, तो ये क्या है, हमारा फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल जो कहाँ पे पाया जाता है, जो चींटियाँ होती है ना, तो चींटियों में फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे मधुमक्खियाँ होती हैं, तो वो कभी जब क्या होती है, वो काटती हैं, तो उस जो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, तो अदरवाइज जो किसके कारण होता है, फॉर्मिक अम्ल के कारण, क्योंकि उनकी जो जहरीलापन जो होता है, फॉर्मिक अम्ल का हम कह सकते हैं जहरीला ही जो विष होता है, ठीक है। तो जो किस में पाया जाता है, चींटियों या मधुमक्खियों में पाया जाता है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा रिएक्शन आपको समझा दे रहा हूँ। ये 2 कॉपर ऑक्साइड है, ये फेहलीन विलियन है, तो दो हमने लिखा था, तो इस तरीके से भी तो हम लिख सकते हैं ना, जैसे अदरवाइज मैं फिगर से आपको समझाऊं। कॉपर ऑक्साइड है, CuO हो गया, तो 2 यहाँ से लिखे या एक और हम यहाँ पे बना लें। तो सिंपल सा क्या यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ से इतना ये एक साथ निकल गए हैं, ठीक है ना। ये देखिए 2 कॉपर है, तो 2 कॉपर के Cu2 लिख दिए हैं और 1 O इसके साथ जुड़ गया है, तो यही क्या Cu2O बन गया है, जिसे हम लाल अवक्षेप कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये आया है और इस जो कार्बन है इसके साथ जुड़ गया है। तो पहले हमने क्या लिखा है, HC, और फिर से एक ये O, और फिर से एक U, और फिर से ये H है तो H, तो CHOOH हो गया है, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड या फेहलीन विलियन के साथ कराते हैं, फेहलीन विलियन के साथ कराते हैं,
तो हमें क्या बनता है जी, हमें लाल अवक्षेप और फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड। चलिए मैंने थोड़े से लाइट्स जो हैं वो ऑफ कर दिए थे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बार बार जाकर आगे से चेक कर रहा हूँ कि वीडियो सही से बन रहा है या नहीं, तो मैं देख रहा हूँ उतने क्लीन दिखाई नहीं दे रहा होगा। शायद अब थोड़ा सा आपको बोर्ड जो है वो थोड़ा सा ब्लैक अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद मेरा जो फेस है या मुझे थोड़े से देखने में आपको कालेपन थोड़ा दिखाई दे, तो वो चलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही मेरा प्रयास रहता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। कह रहा है, छठा हमारा क्वेश्चन है कि एसिटल्डिहाइड या एसीटोन को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखिए एसिटल्डिहाइड ले सकते हैं या एसीटोन हम ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को लेकर दो आयोडीन या दो हम क्या लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो हम एसिटल्डिहाइड को लेंगे, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे, ठीक है ना। तो एसिटल्डिहाइड लेकर ही हम करते हैं जी। एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। तो एसिटल्डिहाइड हमने यहाँ पर ले लिया। अब एसिटल्डिहाइड को दो आयोडीन के साथ हम क्रिया करेंगे, मतलब हम सिंपल सा आयोडीन यहाँ पर ले लेंगे। तो आयोडीन यहाँ पे हम लेंगे ना, तो 3 आयोडीन हम यहाँ पे, मतलब 6 I2 लेते हैं, बट 3 मात्रा में I2 हम ले लेंगे, आयोडीन को ले लेंगे। इसको हम किसके साथ क्रिया करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या हम इसको याद रखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी क्रिया कर सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का है तो यही हम लेते हैं जी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेंगे, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं, बट याद रखेंगे इसके 4 अणु लेंगे। तो 4 अणु लेने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, ऐसे हम लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु, फिर से एक और 3 अणु, और फिर से एक और यहाँ पे 4 अणु। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु हमने ले लिया। तो समझिएगा एसिटल्डिहाइड या एसीटोन में से कोई एक हम ले सकते हैं। तो देखिए इन दोनों में से सबसे पहले हमने एसिटल्डिहाइड ही ले लिया। तो एसिटल्डिहाइड लिया और इसको आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब देखना हमें ये है कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या हमें मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें देखिए क्या क्या मिलता है, CH, यहाँ पे हमें याद रखिएगा, ठीक है, क्या क्या बनता है जी। तो यहाँ से हमें मिलते हैं CHI3 बनता है, प्लस 3 मात्रा में सोडियम आयोडीन बनता है, और उसके बाद यहाँ पर हमें बनता है HCOO बनता है, और 3 मात्रा में H2O निकलता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। अब कैसे बन रहे हैं इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ से 3 जो यहाँ पे सोडियम है ना, ठीक है, यहाँ से 3 सोडियम निकलता है और यहाँ पे 6 आयोडीन है, 3 दूना 6 आयोडीन है ना, तो यहाँ से 3 आयोडीन निकलते हैं। तो 3 सोडियम और 3 आयोडीन निकलेंगे, तो वही 3 सोडियम और 3 आयोडीन निकल गया है, सोडियम आयोडीन यहाँ पे बन गया है, ठीक है ना। इतना बात समझ के उसके बाद अब क्या क्या बचा है थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे 3 आयोडीन बचा हुआ है, 3 तो इस सोडियम के साथ निकल गया, 3 और इसके पास बचे हुए हैं। तो इसका जो बचा हुआ 3 आयोडीन है वो क्या करता है, तो देखिए यहाँ से अब क्या क्या निकलता है समझिएगा। यहाँ से ओनली C निकलता है और यहाँ से एक H निकलता है। तो CH यहाँ से निकलेंगे तो CH के साथ ये 3 आयोडीन क्रिया कर लेगा। तो CH के साथ ये 3 आयोडीन जो यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है ना, ये 3 आयोडीन CH के साथ क्रिया कर लेगा, तो वही यहाँ पे CHI3 बन गया है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, यहाँ से CH3 ही निकला हुआ है, मतलब CH ही हमने निकाला हुआ है। तो अदरवाइज अब समझिएगा,
यहाँ पे बचा क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए CH निकल गया है, तो यहाँ पे तो C निकल गया है, 3 हाइड्रोजन थे जिसमें से एक निकला है, तो यहाँ पे मतलब 2 हाइड्रोजन अभी भी बचे हुए हैं। 2 हाइड्रोजन के साथ ये CHO भी बचा हुआ है, तो CHO ये टोटल बचे हुए हैं, ये तो टोटल निकल गया है ना। और यहाँ पर भी देखिए एक सोडियम बचा हुआ है और ये सब बचे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम देखें यहाँ पे तो बात समझने वाली ये है कि यहाँ से ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, चलिए इसी कलर से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से एक H2O यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक H2O यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दूसरा एक और हम यहाँ पे देख लें तो दूसरा H2O यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। H2O फिर से H2O, 2 H2O यहाँ पे हो गए, और एक और यहाँ पे हम देखेंगे तो वहाँ पे कहाँ पे देखिए यहाँ से 2 ऑक्सीजन केवल बचे हुए हैं, एक H2O एक H2O, 2 H2O हुए हैं। यहाँ पर से एक ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक है, एक ऑक्सीजन को यहाँ से लेंगे और यहाँ से 2 हाइड्रोजन को ये ले लेंगे, 2 हाइड्रोजन को लेंगे और एक ऑक्सीजन को लेंगे, तो 3 H2O हो गए ना, 3 H2O हो गए हैं, समझ रहे हैं। एक H2O हो गया, 2 H2O हो गया और एक तीसरा H2 और एक यहाँ से ऑक्सीजन ले लिए, तो 3 H2O हो गया है। तो यही 3 H2O यहाँ पे निकले हुए हैं। अब केवल ओनली बचा क्या हुआ है ये समझिएगा, यहाँ पे केवल बचा हुआ है HCO, मतलब CHO बचा है, यहाँ पे सोडियम बचा हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे समझिएगा, CHO बचा हुआ है, तो इसको अगर चाहें तो H को हम पहले भी लिख सकते हैं ना, H फिर से C है, फिर से O लिख सकते हैं, और फिर से यहाँ का एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक तो इसके साथ जुड़ गया है तो 3 H2O बन गया है, एक ये बचा हुआ है तो O, एक और O हम यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ से सोडियम बचा हुआ है तो ये हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, बात समझ रहे हैं। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा हार्ड है बट उतना भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझे रहेंगे ना तो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमें सोडियम फॉर्मेट बनता है और आयोडो फॉर्म बनता है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखेंगे। ये क्या क्या बनाता है जी, तो ये आयोडो फॉर्म ये है, ठीक है, आयोडो फॉर्म, और ये सोडियम फॉर्मेट, ये सोडियम फॉर्मेट बन गया। तो एक बार मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। एक बार और मैं ऊपर ही आपको बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, समझिएगा। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली बात यहाँ से 3 सोडियम और 3 यहाँ से 6 आयोडीन है, तो 3 आयोडीन निकलते हैं, तो 3 सोडियम 3 आयोडीन, सोडियम आयोडीन निकल जाते हैं बाहर। उसके बाद यहाँ पे 3 आयोडीन बचे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर केवल C एक है और 3 कार्बन है, तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन इस 3 आयोडीन जो बचे हुए हैं उससे क्रिया करके CH3 बना लेते हैं। अब यहाँ पे केवल क्या बचा हुआ है, H2 यहाँ पे बचा हुआ है और CHO बचा हुआ है, ठीक है ना, ये बचा हुआ है। और इधर ये तो देखिए एक H2O फिर से एक H2O, 2 H2O हो गए, और फिर से यहाँ से H2 और यहाँ के O, तो 3 H2O हैं, तो ये 3 H2O ये बाहर निकल गए। उसके बाद अब बचा हुआ है केवल यहाँ पे CHO, और फिर से यहाँ पे एक O बचा हुआ है और एक सोडियम बचा हुआ है, तो वही को हमने लिख दिया HCOONA, तो वही हमने लिख दिया HCOONA जिसे सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और बात थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगा, देखिए ये सब हम समझाने के लिए इस तरीके से गोला कर रहे हैं, आपको ऐसा भूल कर भी एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना, सिंपल सा लैंग्वेज में आपको समझा देना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि एसिटल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया। अब एसिटल्डिहाइड को हम टालेन अभिकर्मक के साथ हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो देख लेते हैं जी कैसे करते हैं।
एसिटल्डिहाइड को ले लेंगे जिसका सूत्र होता है CH3CHO। तो ये हमने एसिटल्डिहाइड को ले लिया। अब एसिटल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया कर लेंगे तो टालेन अभिकर्मक Ag2O, ठीक है ना। जो सिल्वर ऑक्साइड होता है उसे टालेन अभिकर्मक कहते हैं। तो जब ये क्या है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है एसिटल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ हम जब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है। तो सिंपल से यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है समझिएगा। यहाँ का जो ऑक्सीजन है ना, समझिएगा, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये जो एक ऑक्सीजन है ये आपको यहाँ पर आकर इसमें ऐड हो जाता है। तो अगर ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा समझिएगा, CH3 है तो ये CH3 हमने लिख देंगे। अब फिर से C है तो हमने यहाँ पे C लिख दिया। फिर से एक ऑक्सीजन यहाँ पे पहले से है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो O लिख देंगे। और एक हाइड्रोजन है तो ये हमने H लिख दिया। समझ रहे हैं, CH3 C और फिर से O एक है, फिर से एक और O, तो CH3COO और H है तो H हमने लिख दिया। तो ये एक प्रोडक्ट बनता है। बचा क्या, यहाँ पे 2 Ag बचा हुआ है तो ये हमने 2Ag हमने लिख देंगे, मतलब ये सिल्वर हमने लिख दिया जी, ठीक है ना। तो अदरवाइज इतना आप याद रखेंगे, जिसे हम रजत दर्पण के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, हमारा रजत दर्पण है, रजत दर्पण। और ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, ठीक है जी। तो ये एसिटिक अम्ल को याद रखेंगे। और ये हमारा टॉलेन अभिकर्मक है, और ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी कि जब एसिटल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो रजत दर्पण का निर्माण होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो जब एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। तो एसिटिक अम्ल को हम ले लेते हैं। एसिटिक अम्ल का क्या होता है, एग्जाम्पल, सूत्र होता है CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल को ले लिया और अमोनिया के साथ हम इसकी क्रिया कर लेंगे, NH3, जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। तो अमोनिया के साथ हम इसकी क्रिया कर लेते हैं तो क्या बनता है जी, सिंपल सा कुछ नहीं होगा। यहाँ का एक ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर चला जाएगा, 3 हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है तो बनेगा क्या, CH3COO, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा तो ये क्या, NH4 बन जाएगा। समझ रहे हैं, तो CH3COO और फिर से NH4, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, 3 थे ही, 4 अब हाइड्रोजन हो गए हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे। आप सोच रहे हो क्यों इरेज कर दिए हैं, तो उसको टेंशन ना लें, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ CH3COO NH4 हमने कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे CH3COO हमने NH4 यहाँ पे कर दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनियम एसीटेट कहते हैं, ठीक है ना। अमोनियम एसीटेट हम इसको कहते हैं। नाम में लिख दूं, अमोनियम एसीटेट। अब आपको याद रखेंगे जो अमोनियम एसीटेट है इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो जब फिर से हम अमोनियम एसीटेट को भी और अधिक गर्म करेंगे तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो H2O निकल जाएगा यहाँ से। तो साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से क्या निकलते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिखाई दे रहा होगा, तो H2O निकल जाता है। निकल जाएंगे तो बचेगा क्या, CH3CONH2 ही न लिखेंगे जी। तो पहले तो हम CH3 लिखेंगे, फिर से
O लिख देंगे CO, और ये एक ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया है, और NH2 लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन निकल गया है तो फिर से NH2 हम लिख देंगे। तो ये हमारा बन गया CH3CONH2, जिसे हम क्या कहते हैं, एसीटेमाइड कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है जी, एसीटेमाइड कहते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे, एसीटामाइड। अच्छा, आप उस टाइम से सोच रहे होंगे कि अदरवाइज मैंने एक भी बार नहीं कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं दिल से कह रहा हूँ ना, संपूर्ण किताब से आपकी बात ये कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे हैं तो मैं दिल से कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अभी समय है, मेहनत कर लीजिए, सिर्फ 1 से 2 महीने और आपके एग्जाम आने हुए बचे हुए हैं, ठीक है ना। 2 मंथ हैं, 2 महीने मन लगाकर पढ़ाई कर लीजिए। ये 2 मंथ आपका हो सकता है भविष्य निर्भर करें, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में रिजल्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आगे आने वाले जो भी अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए तो वहाँ पे कट ऑफ बनता है, आपको तो मालूम होगा। कट ऑफ बनने के बाद अंत में जो क्या होता है, डिग्री से ही सब कुछ सिलेक्शन होता है, किसको छांटना है, किसको नहीं लेना है और किसको नहीं लेना है। तो ये सब बातें आगे आपको पता चलेंगी। अदरवाइज अभी जो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, अदरवाइज उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज मैं सब कुछ आपको करा रहा हूँ। अदरवाइज संपूर्ण किताब से अभी तक हमने 8 ही रिएक्शन को कराए हैं, और भी हम इसमें लगभग और भी हम बहुत सारे कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, वीडियो अभी और लंबा चलेगा, ठीक है। तो ये सब अगर मैं आपके संपूर्ण किताब से अगर 20 भी रिएक्शन को बता रहा हूँ तो वो भी तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बहुत ही कम ही हम कह सकते हैं ना, क्योंकि हम संपूर्ण किताब से बता रहे हैं आपको। तो अदरवाइज बात आप समझ गए होंगे, इतना बहुत है। देखिए, थोड़ी सी बेसिक बात मैं कर लूँ कि आपको तो पता होगा, ठीक है ना, कि जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 2 ही मेरा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 2 मेरा मेन सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ आपने बहुत ज़्यादा कमेंट भी किए थे और कहा था कि सर हिंदी और इंग्लिश भी करा दीजिए। तो हिंदी और जो आपकी इंग्लिश है इसको भी हम आपको करा रहे हैं, इसका भी सीरीज स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बता दूं, देखिए फिजिक्स में आपका कितना चैप्टर है, टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें से हम आपको इस फिजिक्स में 14 चैप्टर है, केमिस्ट्री में आपके 10 चैप्टर हैं, ठीक है ना। उसके बाद याद रखेंगे इसका 25 डे सीरीज चल रहा है। इसका आपको इंग्लिश में हमने कहा है सभी जो भी टॉपिक वाइज हम सब आपको करा रहे हैं इसमें। तो अदरवाइज आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं 14 चैप्टर में से 10 चैप्टरों का रिवीजन जो हम करा रहे हैं वन शॉट माध्यम से, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर केवल चैप्टर वाइज। तो उसका 10 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक का हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। उसके बाद जो केमिस्ट्री है उसमें हमने लगभग 6 चैप्टरों का हमने करा दिया है, ठीक है। तो 6 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हमने करा दिए हैं, ठीक है। तो यदि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये 10 चैप्टर और ये 6 चैप्टर का अभी तक वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का एक लिंक मिलेगा, फिजिक्स 1 शॉट के नाम से, और एक मिल जाएगा केमिस्ट्री 1 शॉट के नाम से। तो आप वहां से ले जाकर और वहां से जरूर ये 10 और 6 ये जो चैप्टर है इसकी स्टडी आप कीजिएगा चैप्टर वाइज। क्योंकि यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, फिर भी आप केवल ओनली जितना हम आपको वन शॉट माध्यम से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं चैप्टर वाइज कराते हुए चल रहे हैं, उतना यदि आप तैयार करते हैं, मुझे पूरा 100% ये विश्वास है कि आपका आराम से 85% से 95% आ जाएगा, ठीक है ना। 85 से 95% आराम से आ जाएंगे। बट एक ही बात और विशेष कर इसमें याद रखेंगे, तभी आ पाएंगे जब न्यूमेरिकल भी आपने अच्छे से किया हुआ है। और न्यूमेरिकल के लिए आपको पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता नहीं है, न्यूमेरिकल के लिए वीडियो से आप स्टडी कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो में आपको समझाया जाएगा, न्यूमेरिकल तो बुक में भी अवेलेबल है, बट न्यूमेरिकल को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे उतना ही आपको आएगा। तो न्यूमेरिकल जब भी वीडियो आए तो न्यूमेरिकल की स्टडी वहां से कीजिएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में ला रहा था, अदरवाइज मैंने देखा कि भैया आप भी लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं कि भैया एक ही 5 ही मिनट में सब हमें मिल जाए, तो ऐसे आप भी देखते हैं। अदरवाइज न्यूमेरिकल पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैंने बंद कर दिया न्यूमेरिकल,
फिर से अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डिमांड कर रहे थे, कहेंगे तो हम लाएंगे, बट थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए ना, अदरवाइज कैसे चलेगा। ठीक है, इतना मेहनत से न्यूमेरिकल के लिए लाया जाता है, उसके बाद देखें कि रिस्पांस अच्छा नहीं रहता है तो थोड़ा सा तकलीफ होगी। तकलीफ होगी तो क्या करें भैया, टॉपिक है, अदरवाइज दूसरा भी हम पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है। तो यही बातें हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आप स्टडी कीजिएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री जान लिए। 25 डे जो सीरीज चल रहा है, इसमें लगभग हमने 8 दिनों का 8 वीडियो अवेलेबल कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का एक लिंक मिलेगा, पहले चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज और भी बचे हुए हैं, ये सब हम कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। कल ही आपको देखे है ना, जीवन परिचय पे भी हमने अच्छे से आपको सब एक ही वीडियो में करा दिया था। वैसे ही हम निबंध भी कराएंगे, जो लेटर है वो हम कराएंगे, सब कराएंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब आते हैं इंग्लिश की। जहां तक हम बात कर लें तो इंग्लिश में आपको चैप्टर वाइज सब हमने करा दिया है। इंपॉर्टेंट हमने आर्टिकल करा दिया है, इंपॉर्टेंट लेटर हमने करा दिया है, इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज करा दिया है, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया करा दिया है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है ये भी हम आपको प्रोज का टोटल करा दिए हैं। 6 चैप्टर हैं, 6 का हमने करा दिया है। सप्लीमेंट्री का बचा हुआ है वो हमें कराना है, स्टेंजा कराना है, वो सब हम करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा इंग्लिश का, तो वहां से स्टडी कीजिएगा। चलिए जी, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमने दे दिया। एक अंत में इंफॉर्मेशन में दे दूं कि देखिए, ओनली आपको 149 रुपए में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, जिसमें चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। फिर से 100 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये हम बता रहे हैं, जिसमें नेमिंग रिएक्शन भी मिल जाएंगे, क्या होता है जब वाले भी रिएक्शन मिलेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे ये भी रिएक्शन मिल जाएंगे। तो ये सब आपको दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है उसका भी पीडीएफ दे दिया जाएगा, बट उसके लिए वीडियो पर आप निर्भर रहेंगे। तो ये सब कुछ फिजिक्स का ओनली लेते हैं ओनली 99 पड़ेगा, केमिस्ट्री का लेते हैं तो वो भी 99 ही पड़ेगा। बट यदि दोनों कंबाइन करके लेते हैं तो 50 का डिस्काउंट ओनली 149 रुपए में आपको दोनों मिल जाएंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिएगा और तुरंत अभी इस नोट्स को लेकर अच्छे से स्टडी करें। यदि आप नोट्स से अच्छे से स्टडी करते हैं, 100% में कह रहा हूं 85 to 95 आ ही जाएगा। बट यही विशेषकर मैं फिर से दोहरा रहा हूं, न्यूमेरिकल पर स्टडी आप जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो से। चलिए जी, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप ले सकते हैं, यहां से मैसेज करेंगे, पीडीएफ नोट्स है व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात, टाइपिंग नोट्स है, बेहतरीन नोट्स है जी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो आता है कि फेहलिन, फॉर्मिक अम्ल में फेहलिन विलयन मिलाया जाता है। जो फॉर्मिक अम्ल है इसमें फेहलिन विलयन मिलाया जाता है तो क्या बनता है जी। तो देखिए, फॉर्मिक अम्ल हम ले लेंगे यहाँ पे। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, तो ये हमने फॉर्मिक अम्ल ले लिया। अब फॉर्मिक अम्ल में हम क्या ले लेंगे, फेहलिन विलयन को मिलाएंगे। फेहलिन विलयन को हम मिलाते हैं जी 2CuO, कॉपर ऑक्साइड है। तो ये जब हमने क्या ले लिया, फॉर्मिक अम्ल को फेहलिन विलयन के साथ हम मिलाते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है जी, हमें मिलता ये है कि यहाँ से अगर मैं 2 कॉपर, यहाँ पे 2 मात्रा में हमने जो कॉपर लिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड फेहलिन विलयन, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसे हमने इसलिए लिखा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब वो क्या होगा, देखिए यहाँ से इस तरीके से करना था, ये टोटल इतना, ये टोटल इतना प्रोडक्ट निकल जाता है। देखिए 2 Cu है और एक ये ऑक्सीजन भी इसके साथ निकलता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कैसे हो जाएगा, सबसे पहली बात यहाँ पर Cu2O, ठीक है ना, 2 कॉपर 1 ऑक्सीजन ये बाहर निकल जाते हैं, केवल यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये ऐसा करेगा कि ये 2 हाइड्रोजन है HH, 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया कर लेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये H2O बना लेगा, जल बन जाएगा। उसके बाद बचा क्या, C और 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो C लिख देंगे, ऑक्सीजन को CO2 कर देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बनता है, जहां पर ये हमारा जो बना हुआ है Cu2O है, ये इसे ही हम क्या कहते हैं, लाल अवक्षेप भी तो कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, लाल अवक्षेप के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ये रिएक्शन लिख देंगे, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल को हम फेहलिन विलयन के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो लाल अवक्षेप का निर्माण होता है।
ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे आता है फेलिन पिलिन में आ जाता है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। फिनॉल को हम ले लेंगे जी। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, फिनॉल को हम सिंपल सा इस तरीके से कर सकते हैं, बेंजीन रिंग और इसके ऊपर OH, तो ये हमारा फिनॉल हो गया। या तो ऐसे लिखें या ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH, तो ये भी फिनॉल का ही सूत्र है। तो या तो ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो जब हम फिनॉल को किसके साथ हम क्रिया कराते हैं, जो जस्ता का जो चूर्ण है ना, इसके साथ हम क्रिया कराते हैं। मतलब जो जिंक है ना, जिंक को ही तो हम जस्ता कहते हैं ना, तो जस्ते के चूर्ण के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहां से क्या बनता है समझिएगा। इसको जब हम गर्म करते हैं तो देखिए यहां का जो एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है ना, ये समझिएगा, यहां पे मैं ऐसे समझा रहा हूं, ठीक है जी। ये जो एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसके साथ जिंक के साथ जुड़ जाता है। तो जैसे ही जिंक के साथ जुड़ेगा तो ZNO हो जाएगा, तो ये साइड प्रोडक्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। बाहर निकल गया तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर H जो बचा ये हमारा बन जाएगा। तो बेंजीन रिंग हम यहाँ पे बना दिए और यहाँ पे H अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बेंजीन का ये 6 जो सिरा है ना, ये 6 सिरों पर भी हाइड्रोजन होते हैं। चाहे आप यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाएं या ना दिखाएं, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो जब हम फिनॉल से मतलब यहाँ पे सिंपल सा सीखने वाली बात है कि जब ये जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल, तो जब फिनॉल को हम जिंक चूर्ण के साथ, मतलब जो जस्ता है या जो जिंक है, जस्ता ही हम लिख दे रहे हैं, जस्ता, तो जस्ता चूर्ण के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या हमें मिलता है, बेंजीन का निर्माण होता है और उसके साथ जिंक ऑक्साइड भी बनता है। जिंक ऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो चलिए जी इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा 11th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बेंजल डिहाइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो सिंपल सा हम बेंजल डिहाइड को ले लेंगे, ठीक है ना। इसको सांद्र H2NaOH के साथ हम क्रिया कर देंगे तो देखते हैं जी क्या मिलता है। तो बेंजल डिहाइड को हम सबसे पहले ले लेते हैं। बेंजल डिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO, या तो ऐसे बेंजल डिहाइड लिख दें या सिंपल सा एक बेंजीन रिंग बना लीजिएगा और इसके ऊपर CHO लिख दें। तो ऐसे भी लिख देंगे तो बेंजल डिहाइड ही कहलाएगा। तो हम ऐसे लिख दिए हैं। बेंजल डिहाइड के हम 2 यहाँ पे अणु लेंगे, तो या तो यहाँ पे 2 लिख दें या नीचे भी आप लिख सकते हैं एक और बार C6H5CHO, ठीक है। तो ऐसे हमने ले लिया। तो बेंजल डिहाइड के हमने 2 यहाँ पे क्या ले लिए हैं, अणु ले लिए हैं और उसको हमें सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। तो जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या कराते हैं, इसकी क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारा सिंपल सा क्या बनता है, ठीक है जी, ठीक है। तो देखिए यहां से हमारा क्या बनता है, थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूंगा, ठीक है। यहां से हमारा इतना प्रोडक्ट ये बाहर निकलता है, ठीक है ना। यहाँ पर C6H5CH2 ये हमारा इतना बाहर निकलता है, C6H5CH2 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं और यहाँ का OH निकलता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा ये प्रोडक्ट बनता है जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट ये बनता है कि C6H5CH2
2, ठीक है ना, C6H5CH2 और फिर से OH, C6H5CH2 और OH, ये हमारा बन जाता है। उसके बाद अब बचा क्या, C6H5COONA बचा है, तो ये हम लिख देंगे फिर से एक और हमारे ये भी प्रोडक्ट बनता है C6H5COON, मतलब C6H5, तो C6H5CO अब फिर से यहाँ पे Na है तो ये, तो C6H5CONA, तो ये हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे ये दो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं जिसे हम बेंजिल एल्कोहल कहते हैं, एक को सोडियम बेंजोएट कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, एक को बेंजिल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है, एक को सोडियम बेंजोइल कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा अपना स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, सोडियम बेंजोएट है, ठीक है ना। तो चलिए जी, इतना स्क्रीनशॉट कर लेंगे, काफ़ी रहेगा। बात आप समझ ही गए होंगे कि जब बेंजल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है जी, हमें बेंजिल एल्कोहल मिलता है और उसके साथ सोडियम बेंजोएट मिलता है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बेंजेमाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो बेंजेमाइड को हम लेंगे और जल की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया कर लेंगे, ठीक है जी। तो सिंपल सा है, हम यहाँ पर बेंजेमाइड ले लेते हैं। तो बेंजेमाइड का सूत्र होता है, बेंजीन रिंग एक बनाएंगे, ठीक है। अब बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2 हम कर देंगे, तो ये हमारा बेंजेमाइड हो गया। तो जब बेंजेमाइड को हम लेंगे इसको जल से हम क्रिया करा देंगे। तो जैसे ही हम जल से इसकी क्रिया कराते हैं, तो जल से हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ से अगर हम सोचें, देखिए यहाँ से सिंपल सी बात है, यहाँ पे NH2 है ना, ठीक है, तो NH2 है तो यहाँ से NH बाहर निकल जाता है। मतलब सिंपल सा कहना है, ये केवल हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग है, बात को आप समझेंगे तो समझ में आएगा। ये बेंजीन रिंग है, CO है ऊपर तो CO हम लिख देंगे, और फिर से ये ऑक्सीजन भी ऊपर चला गया तो एक और O हो जाएगा। और यहाँ पे NH2 है, एक नाइट्रोजन है, एक दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहीं पे रह जाएगा, तो ये हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन बच गया और यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, तो एक तो यहीं पे रह जाएगा पर एक तो निकलेगा ना, तो NH बच गया है। तो NH ये जो बचा, ये NH ये H2 से क्रिया कर लेगा, तो NH जो है वो H2 से क्रिया करेगा, तो याद रखेंगे N हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, तो ये NH3 बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, NH3 को अमोनिया कहते हैं। तो ये अमोनिया भी हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेंजोइक अम्ल बनता है और अमोनिया का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसको मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये क्या है, बेंजोइक अम्ल। और ये क्या है, अमोनिया। और ये क्या है हमारा, यहां पे आपको बेंजामाइड, तो ये हमारा बेंजामाइड बन गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। याद रखें इसको गर्म करना है, तो यहाँ पे कोष्ठ में ऐसे भी दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं, तो जब एथिल ब्रोमाइड को हम लेंगे और सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा।
तो चलिए हम देख लेते हैं जी। एथिल ब्रोमाइड को लेंगे और सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो एथिल ब्रोमाइड को हम यहाँ पर ले लेते हैं। सूत्र होता है C2H5 या ऐसे हम लिख देते हैं C2H5 Br, ठीक है ना, एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड को लेंगे और सोडियम एथॉक्साइड से हम क्रिया करा देंगे। तो सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड। तो जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ ये क्या करते हैं, क्रिया करेंगे ना, तो यहाँ से हमारा सिंपल सा जो एथिल है ये हमारा निकल जाएगा। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या क्या निकलते हैं, यहाँ से सोडियम निकलता है, यहाँ से Br निकलता है, NBr। तो ये सोडियम मतलब NaBr, ठीक है ना। सोडियम ब्रोमाइड ये बाहर निकल जाते हैं, बचा क्या, C2H5O, बचा। तो यही हम लिख देंगे C2H5O और फिर से C2H5, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया जी, ठीक है, जिसे हम डाई एथिल ईथर कहते हैं, ठीक है ना। दो क्या है, डाई एथिल ईथर हम कहेंगे, दो एथिल है ना इसीलिए, तो इसको हम कहेंगे डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर है, ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है। और ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड है, और ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिए होंगे। चलिए जी, अब 1 घंटा जल्दी होने वाला है। अब देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, फिर से हम आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है, कह रहा है रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिएगी कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे बनाएंगे। ये क्या होता है, जब वाला क्वेश्चन, ये कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे प्राप्त करेंगे वाले क्वेश्चन है, बट इसमें से क्या होता है, जब वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये कह दिया है ना कि क्लोरोबेंजीन अगर हमारे पास दे दिया है, तो और हम किससे क्रिया कराकर हम बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं, फिनॉल का, टॉलुइन का, एनिलीन का और डाइफेनाइल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो क्या कैसे प्राप्त करेंगे इन सभी को, ठीक है। तो ये तो हमें जान लिए, बट अगर इसी को ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है कि मतलब ये हमें इतना कुछ चीज़ें मतलब पता रहनी चाहिए कि मान लेते हैं बेंजीन का निर्माण करना हो तो कैसे हो जाएगा, या अभी थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा, इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कैसे प्राप्त करेंगे ये बहुत बार पूछा गया है, तो मैं इसको बताना चाहूँगा। अब हमें बेंजीन से ही सबको प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो क्लोरोबेंजीन से ही हमें सबसे पहले बेंजीन को प्राप्त करना है। तो चलिए जी, हम इसको थोड़ा सा सिखा दे रहे हैं। क्लोरोबेंजीन को हम ले लेंगे, तो सिंपल सी बात है, क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C2 मतलब C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया। अब जैसे क्लोरोबेंजीन हमने लिया, सबसे पहली बात इसको 2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे और इसको याद रखेंगे, 2 चीज़ के साथ हम क्रिया करेंगे, एक निकिल और दूसरी बात कि एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना। जो मतलब हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे, किसके, निकिल या एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम जब गर्म करते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा होता क्या है कि यहाँ पर ये होता है कि C6H5 मतलब C6H6 बन जाता है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक Cl मतलब एक हाइड्रोजन और एक Cl इसके साथ क्रिया कर लेता है, तो HCl का निर्माण कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको समझाना चाहूँगा क्या होता है। देखिए, यहाँ से ये जो C6H5 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, या ऐसे ना समझाकर 2 जो हाइड्रोजन है
इसको हम ऐसे में इरेज कर दे रहे हैं और 2 हाइड्रोजन को हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, एक H। तो सिंपल सी बात है कि ये हाइड्रोजन इससे साथ क्रिया कर लिया है C6H5 और एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया तो C6H6 हो जाएगा, तो ये बन गया। और ये HCl है तो HCl बन गया है, ठीक है ना, तो ऐसे हो गया है। और ये क्या है, बेंजीन है। तो ये हमारा सबसे पहली बात देखिए बेंजीन का निर्माण हो गया, पहला हमने समझ लिया, ठीक है जी। दूसरा आता है फिनॉल को कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन से ही, मतलब इससे फिनॉल प्राप्त करना है। तो सिंपल सी बात है C6H5Cl, हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को ले लिया है और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे। और कितने में, तो याद रखेंगे 200 ATM दाब पर हम क्रिया कराते हैं, 200 वायुमंडलीय दाब पर हम इसकी क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, 200 वायुमंडलीय दाब पर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है, अब समझिएगा, यहाँ से समझिए, यहाँ से NaCl, मतलब NaCl ये पहले बाहर निकलेंगे। तो अगर पहले ये बाहर निकलते हैं तो NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गए, तो बचा क्या, C6H5OH बचा, तो ये हम लिख देंगे C6H5OH, और यही क्या है, फिनॉल है, ठीक है ना। तो फिनॉल का आप ये सब याद रखेंगे, बेंजीन कैसे प्राप्त कर रहे हैं, फिनॉल कैसे प्राप्त कर रहे हैं, इतना ले लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लीजिए, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अब इतना देख ही लिए हैं तो थोड़ा देर और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट फिर से तीसरा जब आता है, तीसरा आप टालुइन हमें प्राप्त करना है, किससे, क्लोरोबेंजीन से ही। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl, तो क्लोरोबेंजीन को हम ले लेंगे, ठीक है ना। हमें क्या प्राप्त करना है, टालुइन। तो 2 सोडियम के साथ, देखिए क्लोरोबेंजीन का हम 2 अणु लेंगे, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का हमें 2 अणु लेना है, तीसरा हम बता रहे हैं, तो या तो यहाँ पे 2 लिखते हैं या यहीं पे एक और हम कर दे रहे हैं C6H5Cl। और क्लोरोबेंजीन को हमने ले लिया और इसको 2 सोडियम के साथ हम क्रिया करा देंगे, ठीक है ना, 2Na। तो जैसे ही हम इसको 2 सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि समझिएगा, यहाँ से 2 सोडियम और 2 ये Cl बाहर निकल जाते हैं। तो ये कैसे निकलेंगे जी, यहाँ पर ऐसे निकल जाएंगे, NaCl, 2NaCl सोडियम क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे। 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ बाहर निकल गए, C6H5 बचा, तो C6H5, ये है C6H5। ये क्या है, इसे को हम टालुइन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा टालुइन बन गया, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। चलिए नेक्स्ट, चौथा हमारा कह रहा है कि एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। एनिलीन के लिए भी हम क्या करेंगे, C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन को हम यहाँ पर ले लेंगे और क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेकर और 2 अमोनिया के साथ हम इसकी क्या करेंगे, क्रिया कर देंगे, ठीक है जी। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेंगे और 2 अमोनिया के साथ इसकी क्रिया कर लेंगे। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, 2 अमोनिया भी ले लिए और इसके साथ हम क्रिया कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ओनली यहाँ पे देखिए क्या निकलता है, देखिए मैं अगर समझाना चाहूँ, देखिए यहाँ से देखेंगे तो NH, जैसे यहाँ से समझिएगा C6H5 निकलता है और यहाँ से NH2 निकलता है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर C6H5 ऐसे निकलते हैं जी। ऐसे में अगर समझाना चाहूँ तो C6 2 मात्रा में C6H5, ठीक है, C6H5 यहाँ से निकलते हैं और फिर से यहाँ पर NH2 निकलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल गए। अच्छा यहाँ पे बचा क्या है, तो केवल 2 मात्रा में क्लोरीन बचा हुआ है इधर, और यहाँ पे देखेंगे 2 ही मात्रा में यहाँ पे क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है,
2 मात्रा में हाइड्रोजन, ठीक है ना, और 2 मात्रा में यहाँ पे क्लोरीन बचा हुआ है, ठीक है। अदर देख रहे हैं C6H5 और NH2 ये निकल गए हैं, तो एक ही यहाँ पे 2 ही ना हाइड्रोजन बचा हुआ है जी, एक क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन बचा हुआ है, तो ये HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे 2 क्लोरीन के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा मिला ये क्या है, एनिलीन है, यही क्या है, एनिलीन है, एनिलीन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे जी। अगला, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला जो हमारा आता है डाइफिनॉइल। अब डाइफिनॉइल कैसे बनता है इसको भी हम थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। अब डाइफिनॉइल हम कौन में बनाना है, तो क्लोरोबेंजीन को ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन जिसका सूत्र होता है C6H5Cl। तो क्लोरोबेंजीन को हमने यहाँ पे ले लिया, और क्लोरोबेंजीन को हम लेकर, ठीक है ना, और क्लोरोबेंजीन के हम 2 अणु लेंगे। तो या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम एक, चलिए उस टाइम से मैं फिगर से भी आपको बताना चाहूँगा, ऐसे ही हम लिख देते हैं। कैसे लिखें जी, फिगर से बता देते हैं। क्लोरोबेंजीन को या तो C6H5Cl लिखें, या इस तरीके से भी आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक है ना, एक बेंजीन के ऊपर Cl, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। और क्लोरोबेंजीन के यहाँ पे हम 2 अणु को ले लेंगे, तो एक और यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को ले लिया हमने, और इसको सोडियम के साथ हम इसकी क्रिया करा देंगे, ठीक है। दो सोडियम के साथ इसकी हम क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम क्रिया कराएंगे तो क्या होता है, सबसे पहली बात यहाँ से 2 सोडियम ये 2 क्लोरीन को अपने क्रिया कर लेता है, तो ये साइड रूप में NaCl, सोडियम क्लोराइड 2 मात्रा में ये बाहर निकल जाते हैं। तो अब क्या बचा, फिनॉइल, जो बेंजीन रिंग बचा, तो यही हम बेंजीन रिंग यहाँ पे बना देंगे इस तरीके से। एक ये बेंजीन रिंग हो गया, एक और यहीं पे हम इस तरीके से बना देते हैं दूसरा बेंजीन रिंग। तो ये 2 बेंजीन रिंग हो गया, तो इसी को हम डाइफिनॉइल कहते हैं, डाइफेनिल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, तो अब हमारा ये जो रिएक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। भले ही 1 घंटा का जो हमारा मैराथन क्लासेस था, बट मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद भी आ गए होंगे। अदरवाइज कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे डायरेक्ट हमसे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि सर ये टॉपिक है जो मुझे समझ में अच्छे से आ गया है। कोई टॉपिक अगर नहीं आता है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी, अदरवाइज इंस्टा पे भी कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा, और उसका मैं कोशिश करूँगा कि वहीं पर मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, सब रिएक्शन समझ लिए, अब ओनली एक और बचा हुआ है, कैसे प्राप्त करें। ये वाला रिएक्शन है वो भी हम जल्दी करा देंगे, यदि आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कैसे प्राप्त करें, ये रिएक्शन आप करा दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कराने का। सभी सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से स्टडी कीजिए। एक अंत में बात कहूँगा, वीडियो पसंद आया है, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें, हमारे चैनल को, हमारी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।